नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका सपोर्ट हमें और भी खौफनाक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अब शुरू करते हैं आज की दहला देने वाली कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय है। मैं सिद्धपुर का रहने वाला हूं। मैं भी अपनी जवानी में भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था, मगर उस रात जो मैंने देखा, यकीन तो छोड़ो, मेरी रूह तक कांप गई थी। एक ऐसा मंजर जो अब भी मेरी नींद उड़ा देता है। और आज मैं आपको वही डरावनी दास्तान सुनाने वाला हूं जो मेरे साथ घटित हुई थी और शायद आपकी सोच भी बदल दे। सर्दियों की वह कड़ाके की रात थी जब आसमान में बादल ऐसे मंडरा रहे थे मानो किसी अनजान खतरे को छुपा रहे हों। ठंडी हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि ट्रक के शीशों पर लगातार टप टप की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उन्हें थपथपा रही हो। मैं और मेरा खलासी सुरेश सिद्धपुर हाईवे पर उन मॉडल के भारी भरकम ट्रैक्टर का लोड लेकर जा रहे थे। यह ट्रैक्टर किसी बड़े ऑर्डर का हिस्सा था और हमें इसे समय पर पहुंचाना था, वरना मालिक की नाराजगी के साथ साथ भारी जुर्माना भी भुगतना पड़ता। हमारा ट्रक इंजन की गहरी गड़गड़ाती आवाज के साथ सुनसान सड़क को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। हेडलाइट्स का पीला उजाला सामने की काली सड़क को कुछ ही मीटर तक रोशन कर पाता। उसके आगे सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे बबूल और कीकर के पेड़, उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा के साथ झूलते हुए किसी भूतिया आकृति की तरह लग रही थी। सुरेश ने खिड़की से बाहर झांकते हुए धीमे स्वर में कहा, भाई सुना है, इस रास्ते पर रात को चुड़ैल दिखती है। जो भी उसे देख ले उसकी जान बचना मुश्किल हो जाता है। मैंने हल्की सी हंसी दबाते हुए कहा, अरे यह सब गांव वालों की बातें हैं, डराने के लिए बनाई कहानियां, असल जिंदगी में कुछ नहीं होता। लेकिन सुरेश का चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसने फिर कहा, नहीं भाई, मैंने अपने चचेरे भाई से सुना है, उसने खुद देखा है। लंबी लंबी छोटी लाल आंखें और पैर उल्टे। कहते हैं वह ट्रक के ऊपर चढ़कर माल गिरा देती है। और फिर सुरेश की बात बीच में ही रह गई, क्योंकि अचानक एक ठंडी लहर जैसे ट्रक के भीतर से होकर गुजर गई। मैंने झट से खिड़की का शीशा ऊपर कर दिया, लेकिन मन में एक हल्की सिहरन जरूर महसूस हुई। इंजन की आवाज और टायरों की सड़क पर रगड़ ही अब हमारे सफर का अकेला संगीत थी। मॉडल का यह ट्रैक्टर ट्रेलर के पीछे मजबूती से बंधा था, लेकिन उसकी धातु से आती हल्की टन टन की आवाज मुझे बार बार अपनी ओर खींच रही थी, जैसे वह खुद हमें संकेत दे रहा हो कि आगे का रास्ता सुरक्षित नहीं है। हम हाईवे के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जिसे लोग काली घाटी कहते हैं। यहां सड़क संकरी हो जाती है और दोनों ओर पहाड़ियों की परछाइयां इतनी गहरी होती हैं कि चांदनी भी उनमें घुसने से डरती है। सुरेश ने एक बार फिर धीमी आवाज में कहा, भाई लगता है यहां रुककर चाय पी लें, आगे का रास्ता मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं, समय बर्बाद नहीं कर सकते, जल्दी माल पहुंचाना है। पर सच कहूं तो मेरे हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर थोड़ी कस गई थी। दूर पहाड़ी की चोटी पर मुझे एक क्षण के लिए हल्की सी हलचल दिखाई दी, जैसे कोई लंबा सा साया हमारे सफर को ऊपर से देख रहा हो। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। हम सिद्धपुर हाईवे पर लगातार आगे बढ़ रहे थे। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे बबूल और कीकर के पेड़ थे, जिनकी टहनियां ठंडी हवा के झोंकों में करतहाती हुई सी आवाज निकाल रही थी। आसमान पर बादल इतने गहरे थे कि चांद की हल्की सी रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स ही हमारे रास्ते का एकमात्र सहारा थी। सुरेश खिड़की के बाहर झांकते हुए बोला, भाई यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, देखना कितनी खामोशी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे तू भी ना बेवजह डर जाता है, यह हाईवे हमेशा ऐसा ही सुनसान रहता है। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी अजीब लग रहा था। हाईवे पर आमतौर पर रात में भी कभी कभी ट्रक, जीप या कोई मोटरसाइकिल दिख ही जाती है, लेकिन पिछले 30 मिनट से हमने एक भी गाड़ी को आते जाते नहीं देखा था। सिर्फ हमारा ट्रक था जो इस वीराने को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी
वह सर्दी वाली नहीं बल्कि अंदर तक घुस जाने वाली ठंड, जैसे कोई अदृश्य साया हमारे आसपास मौजूद हो और हमारी हर हरकत को देख रहा हो। कभी कभी ट्रक के बोनट के पास से धुंध के हल्के हल्के गुब्बार उठते और हेडलाइट्स की रोशनी में गायब हो जाते। सुरेश ने धीरे से पूछा, भाई तूने सच में कभी चुड़ैल को देखा है? मैंने कहा, नहीं, और देखना भी नहीं चाहता। उसने फिर खामोश होकर खिड़की के बाहर देखा, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। अचानक सड़क पर बाईं तरफ कुछ हिलता सा नजर आया। मैंने ध्यान से देखा, एक पुराना टूटा हुआ बिजली का खंभा हवा में चरमराता हुआ हिल रहा था, लेकिन उस पर तार नहीं थे। और सबसे अजीब बात, वहां आसपास कोई गांव भी नहीं था। मैंने स्पीड थोड़ी कम कर दी, तभी पीछे से लगा जैसे किसी ने ट्रक के डाले पर हल्का सा थपकी मारी हो। धप। मैंने शीशे में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। सुरेश डर कर बोला, भाई ट्रक रोक दे, कुछ चेक कर ले। मैंने सख्ती से कहा, नहीं, रात में ऐसे सुनसान में ट्रक रोकना बेवकूफी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। हवा की आवाज, इंजन की गड़गड़ाहट और मेरे दिल की धड़कन तीनों मिलकर एक अजीब सी खौफनाक धुन बना रहे थे। और फिर दूर हेडलाइट्स की रेंज में कुछ ऐसा दिखा जिससे मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। रात करीब 11 बज चुके थे। सिद्धपुर हाईवे पर सिर्फ हमारे ट्रक का इंजन और ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। हेडलाइट की पीली रोशनी आगे काले अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ गहरा सन्नाटा फैला था। मैंने गियर बदला। ट्रक थोड़ा झटका खाकर तेज हुआ। सुरेश खिड़की से बाहर झांक रहा था। शायद ऊँघते ऊँघते उसकी आंखें भारी हो रही थीं। तभी मैंने सड़क के किनारे कुछ अजीब सा देखा। एक लंबा सफेद सा सिलहूट, जैसे कोई औरत खद्दी हो, पर उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में भी साफ नहीं दिख रहा था। अरे भाई उधर देख। सुरेश ने धीरे से मेरा कंधा हिलाया। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर सामने सड़क पर वह आकृति अब बिल्कुल सड़क के बीचों बीच आ चुकी थी। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। ट्रक का भार ज्यादा था, इसलिए ब्रेक लगते ही जोर की चीख जैसी आवाज आई और ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा। हेडलाइट की रोशनी अब उस औरत पर पूरी पड़ी डीडीएच रही थी, लेकिन कुछ गठबेज थी। उसका कद किसी भी इंसान से लगभग 2 गुना था। कम से कम 7 से 8 फीट लंबे काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे, और उसके पैर, अरे नहीं, वो जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सुरेश की सांस अटक गई। भाई ये वही चुड़ैल है ना? उसने कांपते हुए कहा। मेरे गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैं बस हैरान होकर देख रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। अचानक वह हमारी हेडलाइट के सामने झुककर नीचे देखने लगी। उसके बाल थोड़े हटे और मैंने जो देखा वो मेरी रगों में बर्फ जैसा ठंडा खून दौड़ाने के लिए काफी था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे गहरे कुएं, और उसके होंठ सिले हुए। चल चल यहां से, सुरेश चीखा। मैंने जल्दी से गियर बदला और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हमने उस जगह को पार किया, साइड मिरर में मैंने देखा वह औरत अब हमारे ठीक पीछे हवा में तैरते हुए आ रही थी, और उसकी लंबी उंगलियां जैसे ट्रक को पकड़ने के लिए फैल रही थी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हमारी हॉर्न की तेज आवाज और इंजन की गड़गड़ाहट के बावजूद मुझे साफ साफ एक ठंडी खुरदुरी हंसी सुनाई दे रही थी। वह हंसी जो रात के सन्नाटे को चीरकर सीधी मेरी हड्डियों में उतर रही थी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादलों की मोटी चादर तनी हुई थी, जिससे चांद की हल्की रोशनी भी पहाड़ियों के बीच खोकर रह जाती थी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी, लेकिन वह ठंडक सामान्य नहीं थी। उसमें एक अजीब सी नमी और भारीपन था, जैसे किसी अदृश्य साये ने पूरे वातावरण को अपने कब्जे में ले लिया हो। ट्रैक्टर की हेडलाइट्स आगे की कच्ची पगडंडी को मुश्किल से रोशन कर रही थी, और उन रोशनी की किरणें जैसे ही पहाड़ी के मोड़ पर पड़ती, ऐसा लगता कि पत्थरों के बीच कोई काला साया भागकर ओझल हो गया हो। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई, लेकिन उस आवाज में भी एक अजीब थरथराहट थी, जैसे वह भी डर के मारे बोल रहा हो। धर्मेंद्र का हाथ अपने आप ही ट्रैक्टर के गियर पर कस गया। उसने मुकुल की ओर देखा, जो इस समय बिल्कुल चुप था।
उसकी आंखें सिर्फ आगे टिकी हुई थीं, जैसे वह किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहा हो जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही हो। तूने देखा? धर्मेंद्र ने धीरे से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में वह ठहराव नहीं था जो पहले था। अब उसमें एक कंपी थी। मुकुल ने हल्के से सिर हिलाया। हां, पर वह इंसान जैसा नहीं था। उसकी चाल बहुत अजीब थी। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। जैसे जैसे ट्रैक्टर पहाड़ी के करीब पहुंचा, हवा का बहाव बदलने लगा। अब वह कहीं गहरी खाई से उठकर आ रही थी और उसमें मिट्टी, सड़े हुए पत्तों और किसी पुरानी सीलन भरी गंध का मिला जुला एहसास था। ट्रैक्टर का इंजन अचानक हल्का सा हिचका, जैसे किसी ने रास्ते में उसका दम घोट दिया हो। यह मशीन यहां आकर हमेशा क्यों रुकने लगती है? धर्मेंद्र ने बड़बड़ाते हुए फिर एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन पहाड़ी का रास्ता जैसे इंजन की ताकत खा रहा था। अचानक बाईं ओर की पहाड़ी से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे सूखी डालियां किसी के पैरों तले टूट रही हों। मुकुल ने हेडलाइट का एंगल उसी तरफ मोड़ दिया, लेकिन वहां सिर्फ पत्थर और जंगली झाड़ियां थीं। शायद कोई जंगली जानवर होगा। धर्मेंद्र ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कनें इस वक्त इतनी तेज थीं कि वह अपने सीने में उनकी गूंज सुन सकता था। दोनों जैसे ही मोड़ पर पहुंचे, सामने का नजारा उनकी सांसें रोक देने वाला था। पहाड़ी के ऊपर चट्टानों के किनारे एक काला साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने उसे पत्थर में बदल दिया हो। लेकिन उसकी ऊंचाई और आकृति इंसानी नहीं लग रही थी। वह लंबा, असामान्य रूप से पतला और सिर का आकार अजीब तरह से टेढ़ा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें, हां दूर से भी उन आंखों में लाल चमक साफ दिख रही थी, जैसे कोई कोयला अंगार की तरह तप रहा हो। धर्मेंद्र ने ब्रेक लगाने की सोची, लेकिन तभी साया धीरे धीरे चलने लगा। उसकी चाल इंसानी चाल से बिल्कुल अलग थी। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे से धुंध सी उठती दिख रही थी, जैसे वह जमीन को छू भी नहीं रहा हो। मुकुल ने कांपती आवाज में कहा, यह इंसान नहीं है रामू भाई, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन ट्रैक्टर जैसे किसी अदृश्य पकड़ में फंस गया था। इंजन पूरी तरह गरज रहा था, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी अचानक वह साया ठहर गया और पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, सीधे उनकी तरफ। उसकी हरकत में एक खतरनाक धीमापन था, जैसे उसे पता हो कि उसका शिकार भाग नहीं सकता। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी, इतनी कि दोनों की उंगलियां स्टीयरिंग और लाइट के स्विच पर सुन्न पड़ रही थीं। धर्मेंद्र ने पसीना पोंछने की कोशिश की, लेकिन माथे पर हाथ रखते ही उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका है। और फिर वह क्षण आया जिसने उनकी रूह तक जमा दी। हेडलाइट की रोशनी में वह साया पूरी तरह दिखने लगा। उसका चेहरा नहीं था, बल्कि जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक काला खाली गड्ढा था, जिसमें से धुआं उठ रहा था। वह बिना मुंह के भी एक अजीब कानों में चुभने वाली फुसफुसाहट निकाल रहा था, जो सीधे दिमाग में उतर रही थी, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो। धर्मेंद्र का हाथ गियर पर कांप रहा था। मुकुल के होठ सूख चुके थे। पहाड़ी अब उन्हें चारों तरफ से घेरे लग रही थी और वह साया बस कुछ कदम दूर था। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल और घने हो गए थे और चांद की हल्की सी रोशनी भी बादलों के पीछे कैद हो गई थी। सड़क पर सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स का पीला उजाला था, जो सामने के कालेपन को जैसे निगलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंधेरा इतना गाढ़ा था कि लगता था हेडलाइट्स भी हार मान रही हों। ठंडी हवा अब और भी तेज हो चुकी थी। उसके साथ एक अजीब सी सीलन और सड़ांत भरी गंध भी आ रही थी, जैसे किसी ने बहुत पुराने समय से किसी चीज को जमीन में दबा रखा हो और वह धीरे धीरे गल रही हो। मैं स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़े था, लेकिन मन में एक अनजाना डर अब सर उठाने लगा था, क्योंकि सुरेश भी पीछे की सीट पर खामोश बैठा था। उसकी आंखें बाहर सड़क पर टिकी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने मजाक में कहा, क्यों भाई, डर लग रहा है क्या? लेकिन उसने जवाब तक नहीं दिया, बस हल्के से होंठ भी लिए। तभी अचानक ट्रक के बाहर से एक अजीब सी खटखट की आवाज आने लगी, जैसे कोई हमारे ठीक बगल में चल रहा हो और लोहे की किसी चीज से ट्रक की बॉडी पर धीरे धीरे खटखटा रहा हो।
मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था, एकदम स्याह अंधेरा जिसमें आंखें घुसती ही चली जाती थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ाई, लेकिन खटखटाहट बंद नहीं हुई, बल्कि तेज होती चली गई, जैसे अब कोई भागकर हमारे साथ साथ चल रहा हो। तभी हेडलाइट के उजाले के किनारे मुझे सड़क के एक तरफ कुछ हिलता डुलता नजर आया। सफेद कपड़ों में लिपटी एक लंबी सी आकृति, जिसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे और वह हवा में लहरा रहे थे, जैसे किसी गहरे पानी के अंदर हिल रहे हो। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन उसके पैरों की चाल वो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उल्टी तरफ मुड़े हुए पैरों से वह हमारी रफ्तार के बराबर चल रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, गला सूख गया और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगी। सुरेश ने धीरे से कांपती आवाज में कहा, भाई ये वही है चुड़ैल। उसके शब्द मानो मेरे सीने में बर्फ बनकर उतर गए। ट्रक की कैबिन के अंदर अचानक ठंड और बढ़ गई, इतनी कि सांस लेते ही लगता था जैसे बर्फ का टुकड़ा अंदर जा रहा हो। खटखटाहट अब ट्रक के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और बीच बीच में किसी के नाखूनों से खुरचने जैसी आवाज भी आने लगी, जो इतनी तीखी थी कि रोंगटे खड़े कर देती थी। मैंने सोचा कि शायद तेज चलाकर इसे पीछे छोड़ दूं, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर दबाया, वह आकृति हमारे बिल्कुल सामने सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। ब्रेक मारते ही ट्रक चीखता हुआ रुक गया। टायरों से धुआं निकलने लगा और उस धुएं के बीच मैं साफ देख सकता था। उसका चेहरा अब नजर आ रहा था, लेकिन चेहरा नहीं, एक गहरा काला खालीपन था। जहां आंखें और मुंह होना चाहिए था, वहां सिर्फ अंधेरा था जो मानो हमें अपनी ओर खींच रहा हो। सुरेश ने डर से मेरी बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दर्द होने लगा, लेकिन मैं हिल तक नहीं पा रहा था। अचानक वह चुड़ैल आगे की तरफ झुकी और उसके बाल हवा में नहीं, बल्कि जैसे खुद ब खुद हमारी ओर बढ़ने लगे, जैसे जिंदा सांप हो, और दरवाजे के छोटे से गैप से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। मैंने जल्दी से गियर बदला और एक्सेलरेटर दबाकर ट्रक को झटके से आगे बढ़ा दिया, लेकिन मेरे कानों में अब भी उसके अजीब कान फाड़ू चीख की गूंज थी, जो जैसे मेरी खोपड़ी के अंदर तक उतर गई थी। सड़क पर अंधेरा और घना हो चुका था और दूर कहीं पर एक टूटा फूटा बिजली का खंभा टिमटिमा रहा था, मानो चेतावनी दे रहा हो कि आगे सिर्फ मौत की आहट है। उस रात का अंधेरा कुछ और ही था, मानो पूरी भैरवगढ़ पहाड़ी ने अपनी सांसें थाम ली हों। पहाड़ी की चोटियों पर बादल ऐसे रेंग रहे थे जैसे कोई अदृश्य जीव धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो, और नीचे घाटी में सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट थी, जो बीच बीच में एक अजीब सी फुसफुसाहट में बदल जाती थी। मैं और अनिल उस समय ट्रैक्टर में बैठे थे, लेकिन हमारी आंखें सामने अंधेरे में किसी अदृश्य हलचल को खोज रही थीं। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से 10 कदम आगे तक जाती और उसके बाद बस एक असीम काला पर्दा था। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई, ना इंसानी ना जानवर की। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ रहा हो, लेकिन उसमें एक अजीब सी घुटन और क्रोध मिला हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा बिना कुछ कहे और उस दिशा में ध्यान लगाने लगे। अनिल ने ट्रैक्टर का इंजन बंद कर दिया ताकि आवाज साफ साफ सुनाई दे सके। इंजन बंद होते ही एक भयानक सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी सन्नाटे में वह आवाज और भी स्पष्ट होने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि वह हमारे और करीब आ रही है। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन रोशनी किसी पर नहीं पड़ी। बस धुंध में लिपटे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां दिखीं, जो रात में किसी भूखे दानव जैसे लग रही थीं। तभी अचानक ट्रैक्टर के पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने भारी पत्थर को जमीन पर पटका हो। हम दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। हम अभी उस धमाके को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि सामने की धुंध में टॉर्च की हल्की सी किरण में हमें एक पल के लिए कुछ दिखा। वो किसी औरत की ऊंची लंबी परछाई थी, इतनी अभय कि उसके कंधे पेड़ों की ऊंचाई तक थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, मानो उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों और वह बस हवा में तैर रही हो।
मैं पलक भी झपका नहीं पाया और वह साया धुंध में घुल गया। मेरी सांस अटक गई, लेकिन दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कानों में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। अनिल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने धीरे से फुसफुसाया, यह वही है, वही जिसका किस्सा गांव वाले सुनाते हैं। अचानक बिना किसी चेतावनी के ट्रैक्टर का स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया हो। अनिल ने जल्दी से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और ट्रैक्टर खुद ब खुद पीछे की ओर लुढ़कने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त ट्रैक्टर का इस तरह पीछे जाना असंभव था, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे ढलान की तरफ खींच रहा था, मानो कोई अदृश्य शिकारी हमें घाटी की ओर धकेल रहा हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर ब्रेक दबाया और तभी हवा में वही गहरी खुरदरी सांस दोबारा सुनाई दी। इस बार इतनी करीब, मानो हमारे कान के बिल्कुल पास कोई खड़ा हो। मुझे ऐसा लगा जैसे अब जो भी था वह हमारे चारों तरफ है, अंधेरे में घूमता हुआ, हमारे डर को सूंघता हुआ और किसी सही मौके का इंतजार कर रहा है। मानो रात का असली शिकारी जाग चुका हो और हम उसके शिकार सूची में सबसे ऊपर हों। रात का वह पहाड़ी इलाका मानो अपनी सांस रोक कर खड़ा था, जैसे हवा भी डर के साए में कैद हो गई हो। ऊपर आसमान पर घने काले बादल गहरे स्याह परतों की तरह छा चुके थे, जिनके बीच से चांद की हल्की सी पीली रोशनी बार बार गायब हो जाती थी, और जब कभी वह झांकने की कोशिश करती तो बिजली की चमक उसे फिर निकल जाती। पहाड़ी के बीचों बीच खड़े पुराने पीपल के पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी जड़ें मिट्टी से ऐसे बाहर निकली थी जैसे किसी बूढ़े दैत्य की उभरी हुई हड्डियां और उनकी परछाइयां मिट्टी पर लंबी डरावनी आकृतियों की तरह फैली हुई थी। हवा का हर झोंका पत्तों में सरसराहट पैदा करता, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सी कराह मिली हुई थी, जैसे कोई अदृश्य चेहरा पास आकर आपके कान में फुसफुसा रहा हो। दूर से जंगली कुत्तों के भौंकने की गूंज सुनाई दे रही थी और उसके बीच बीच में किसी अनजानी बेहद पतली लेकिन खुरदुरी आवाज का लयबद्ध हूं हूं गूंजना, जो पहाड़ी की दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़कर लौट रहा था, माहौल को और भी भयावह बना रहा था। सड़क के किनारे कीचड़ में पुराने जूतों के निशान ढस चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जिनकी उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई लग रही थी, मानो उन्हें पहनने वाला इंसान न होकर कोई दूसरी ही दुनिया का प्राणी हो। नरेश, लोकेश और दिनेश के पैरों के नीचे की मिट्टी बार बार दलदल की तरह ढंस रही थी, जिससे उनका संतुलन बिगड़ता, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पीछे कहीं अंधेरे में उनके हर कदम की आहट के साथ कोई और भी चल रहा है। धीमे बेहद नपे तुले, लेकिन उनके बिल्कुल पीछे पीछे दिनेश ने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे केवल खूब अंधेरा और दूर पर बिजली की एक चमक दिखाई दी, जिसमें उसे ऐसा लगा जैसे किसी का सिर झुका हुआ लंबा कद वाला साया चट्टान के पीछे से तेजी से गायब हो गया हो। उसके हाथों की उंगलियां ठंडी और सुन्न पड़ने लगीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में खून की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी लोकेश ने अचानक सबको रुकने का इशारा किया और वे वहीं ठिठक गए। उस पल आसपास एक भी आवाज नहीं थी, न हवा, न पत्तों की सरसराहट, न जानवरों की कोई हलचल, बस एकदम भारी और दमघोटन खामोशी, जो किसी तूफान से पहले की चुप्पी की तरह महसूस हो रही थी। अचानक कहीं बहुत पास से एक बेहद अजीब सी आवाज आई, छिस जैसे कोई लंबी जीभ से हवा को चीर रहा हो। लोकेश के पैरों में झंझनाहट दौड़ गई और नरेश की आंखों में डर का वह असर था जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे कदम तेज कर दिए, लेकिन अब उनके कदमों की आहट के साथ एक और आवाज जुड़ गई, किसी के पैरों के घिसटने की आवाज, जो मिट्टी पर सरकती हुई बिल्कुल उनके पीछे आ रही थी। यह कोई सामान्य पीछा नहीं था, वह चाल धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी निश्चितता थी, जैसे शिकार पहले ही तय हो चुका हो और अब बस सही मौके का इंतजार किया जा रहा हो। दूर कहीं बिजली चमकी और पल भर के लिए तीनों ने देखा कि पेड़ों की शाखाओं पर उल्टे लटके कई काले मुड़े टुड़े साए झूल रहे हैं, जिनकी आंखों में धुंधली सी पीली चमक थी। वे साए न तो इंसान लग रहे थे और न जानवर, बल्कि जिन्हें खून फैला था। कोई
कोई शरीर नहीं। अचानक उसने एक चीख मारी जो इतनी तेज थी कि चारों तरफ का सन्नाटा एक पल में टूट गया और पेड़ों पर बैठे पंछी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। चीख के बाद उसकी चाल तेज हो गई, जैसे वह अपने शिकार की ओर दौड़ रही हो, और वह शिकार शायद वहीं थे। जयराम ने हड़बड़ाकर ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ अजीब घरघराहट की आवाज निकाल रहा था। विनोद ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी और चिपचिपी हो रही है। उन्होंने नीचे देखा तो पाया कि जहां वे खड़े थे वहां मिट्टी में धीरे धीरे खून भरता जा रहा था, जैसे जमीन के भीतर कोई अदृश्य नाली उनसे जुड़ी हो और उनका खून खींच रही हो। उस प्राणी की आंखें अब बिल्कुल साफ दिख रही थीं। वे लाल नहीं बल्कि गाढ़े काले रंग की थीं, जिसमें कोई पुतली नहीं थी। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वह इंसान के आर पार देख सकती हो। विनोद और गौरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों ने जैसे जवाब दे दिया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं, और हर धड़कन के साथ मौत की आहट और करीब महसूस हो रही थी। ट्रैक्टर का बोनट अचानक खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे उसके अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इंजन के भीतर से भारी लोहे के टकराने की आवाजें आने लगी और अगले ही पल बोनट फट गया। उसके अंदर से लोहे की टूटी फूटी चैन बाहर गिर पड़ी, जिन पर खून के मोटे मोटे थक्के चिपके थे। गौरव का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या करेंगे? लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए वक्त नहीं था। वह चीज अब उनसे बस 10 कदम की दूरी पर थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष भरी मुस्कान थी, जैसे वह जानती हो कि अगला शिकार उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। रात का अंधेरा अब पहले से भी गाढ़ा हो चुका था, जैसे आसमान ने खुद अपनी सांसें रोक ली हो। हवा में एक अजीब ठंडक फैल चुकी थी, जो हड्डियों के भीतर तक चुभ रही थी। पहाड़ी के पीछे से आती धीमी धीमी गुर्राहट अब नजदीक महसूस हो रही थी, मानो कोई अनदेखा शिकारी अपने शिकार के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो। सड़क पर पड़े सूखे पत्ते हवा के झोंकों से फड़फड़ा रहे थे, और हर पत्ते की आवाज इस वीरान सन्नाटे में हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। ट्रक के अंदर बैठे हम दोनों पसीने से तरफ-बतर थे। हालांकि ठंड इतनी थी कि सांसों से धुआं निकल रहा था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए थीं, लेकिन शरीर में ऐसा डर था कि हाथों में कंपन महसूस हो रही थी। सामने हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी दिखी। लंबा कद, उलझे बाल और सफेद कपड़े, जिन पर लाल धब्बे ऐसे फैले थे जैसे किसी ने ताजा खून छींटा हो। उसकी आंखें हेडलाइट की चमक में भी गहरी काली थी, जिनमें कोई सफेदी नहीं दिख रही थी। मैंने सोचा शायद यह कोई औरत है जिसे मदद चाहिए, लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे सड़क के बीच में आई, मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। उसकी चाल सामान्य नहीं थी। हर कदम के साथ उसके पैर जमीन पर ऐसे रगड़ खा रहे थे जैसे हड्डियां टूटी हों। उसके पैरों के पास से गाढ़ा लाल तरल सड़क पर गिर रहा था, जो देखते ही देखते काले धब्बों में बदल रहा था। मेरा खलासी धीरे धीरे कांपते हुए बोला, भाई यह इंसान नहीं है, यहां से निकलो। मैं गियर डालने ही वाला था कि वह आकृति अचानक ठिठक गई और अपनी गर्दन को एक अस्वाभाविक तरीके से 180 डिग्री घुमा दी। उसकी गर्दन की हड्डियों के चटकने की आवाज इतनी साफ थी कि मेरे कान शून्य हो गए। उसकी नजरें अब सीधे हम पर थी, और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें दांत नुकीले, लंबे और खून से सने हुए थे। मैंने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे ट्रक का आगे का हिस्सा किसी भारी चीज से टकरा गया हो और ट्रक रुक गया। खिड़की के शीशे पर कुछ लाल छींटे पड़ गए, गर्म, चिपचिपे और ताजा। मैंने डरते डरते शीशे से बाहर झांका तो देखा कि वह औरत अब ट्रक के बोनट पर थी और अपने लंबे काले गीले बालों को ऐसे झटका रही थी कि उनमें से खून की बूंदें चारों तरफ उड़ रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और उनमें एक जंगली भूख साफ दिख रही थी। वह झुककर बोनट पर ऐसे पंजे मार रही थी कि धातु की शीट मुड़ने की आवाज आ रही थी। मैंने जैसे तैसे गियर बदला और ट्रक को झटके से आगे बढ़ाया, जिससे वह बोनट से गिर गई। लेकिन गिरने के बाद भी उसने एक अजीब सी चीख मारी। वह आवाज ना इंसानी थी ना जानवर की, बल्कि कुछ ऐसी थी जैसे सैकड़ों मरे हुए लोगों की चीखें एक साथ गूंज रही हों।
वो आवाज सीधे मेरे सीने में लगी और ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कन रुक जाएगी। मेरा खलासी सीट पर झुक गया और अपने कान बंद कर लिए, लेकिन मैं तो स्टीयरिंग पर जमे रहना ही अपनी जिंदगी का एकमात्र सहारा समझ रहा था। सड़क अब एकदम सुनसान थी, लेकिन हेडलाइट के किनारों में कभी कभी उसकी सफेद पोशाक का किनारा चमक जाता। यह साफ था कि वह हमारा पीछा कर रही थी, लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में। हमारी हेडलाइट के ऊपर ऊपर ऐसे जैसे कोई अंधेरा साया साथ साथ दौड़ रहा हो। अचानक ट्रक के ऊपर जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई भारी पत्थर गिरा हो। फिर छत पर नाखून रगड़ने की आवाज आई, कर्क कर्क। मैं पागलों की तरह ट्रक दौड़ाता रहा, लेकिन वह आवाज लगातार चलती रही और फिर अचानक रुक गई। मैंने सोचा शायद वह गिर गई होगी, लेकिन तभी ड्राइवर साइड की खिड़की के ठीक बाहर उसका चेहरा आ गया। उल्टा लटकते हुए उसकी लाल आंखें मुझसे कुछ ही इंच दूर और होंठ फटे फटे जैसे किसी ने नोच डाले हों। उसने फुसफुसाकर कुछ कहा, एक ऐसी भाषा में जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन उसके शब्द मेरे कानों में गर्म लोहे की तरह चुभ गए। मुझे नहीं पता मैंने कैसे हिम्मत जुटाई, लेकिन मैंने अचानक क्लच दबाया। ट्रक मोड़ा और एक कच्चे रास्ते पर ले गया। ट्रक उछलते हुए आगे बढ़ा और मुझे लगा कि शायद हम बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, सड़क पर खून से एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी लकीर बनी हुई थी और उस लकीर के आखिर में वही औरत खड़ी थी। बिना पलक झपकाए हमें देखती हुई उसकी मुस्कान पहले से भी चौड़ी थी। रात का समय था। आसमान में बादलों की मोटी परत चांद को पूरी तरह ढक चुकी थी और दूर कहीं से बिजली की हल्की चमक काले बादलों के बीच से फूटकर इस वीरान जंगल की नंगी डालियों को एक क्षण के लिए भयावह रूप दे देती थी। हवा में एक अजीब सड़ांत फैली हुई थी, जैसे किसी पुरानी लाश को जमीन के भीतर सड़ने दिया गया हो और अब उसकी दुर्गंध पूरे माहौल को जहरीला बना रही हो। मैं और सुरेश उस टूटी फूटी पगडंडी पर धीरे धीरे ट्रक लेकर आगे बढ़ रहे थे। हमारी आंखें लगातार आगे सड़क पर टिकी थीं, लेकिन दिल के भीतर एक अनजाना डर दस्तक दे रहा था। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट भी जैसे इस खामोशी में डूबकर भारी और धीमी लगने लगी थी। तभी अचानक सड़क के बीच में हमें वही औरत दिखी। सफेद फटे कपड़ों में उसके गीले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और पैरों में गहरी मिट्टी चिपकी हुई थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके दोनों पैर उल्टे मुड़े हुए थे। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अपने भारीपन के कारण सीधे उसके पास पहुंच गया और ठीक जैसे ही वह ट्रक की रोशनी में आई, उसने अपना सिर धीरे धीरे उठाया और मैं देख सकता था कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के जैसे दो खाली गड्ढे हों जिनमें रोशनी की जगह अंधेरा भरा हो। सुरेश के होंठ कांपने लगे और वह बुदबुदाया, भाई यह वही चुड़ैल है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वह औरत अचानक चीखते हुए हवा में उछल गई और एक ही छलांग में ट्रक की छत पर आ गिरी। ऊपर से उसकी नाखून घिसटने की भयानक आवाज आई, जैसे लोहे को किसी तेज चीज से खुरचा जा रहा हो। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैंने गियर बदला और ट्रक को तेज करने की कोशिश की, लेकिन तभी इंजन जोर जोर से खांसने लगा और अचानक बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बस ऊपर से उसकी धीमी धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। मैं और सुरेश डर से सीट पर चिपक गए। तभी अचानक उसके नाखूनों की खरोच की आवाज हमारे सामने के शीशे पर आई और उसकी सफेद आंखें शीशे से चिपकी दिखी। उसने अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकाली, जो धीरे धीरे शीशे पर लिसलिसी लकीर छोड़ रही थी। फिर वह एक झटके में गायब हो गई। सुरेश ने धीरे से कहा कि हमें ट्रक छोड़कर भागना चाहिए, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी अचानक ट्रक के अंदर ठंडी हवा का तेज झोंका आया और दरवाजे अपने आप खुल गए। हमें महसूस हुआ जैसे किसी ने हमें बाहर खींचने की कोशिश की हो। सुरेश चीखते हुए बाहर कूद गया और अंधेरे में दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही जंगल में कुछ कदम अंदर गया, मुझे पीछे से अपने कंधे पर ठंडा और बर्फ जैसा हाथ महसूस हुआ। मैं पलटा तो देखा कि वहीं चुड़ैल मेरे ठीक सामने थी। उसका चेहरा अब और भी सड़ा गला लग रहा था। मांस के टुकड़े लटक रहे थे और उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया,
अब तू नहीं बचेगा। और जैसे ही उसने अपनी लंबी काली जीभ मेरी गर्दन के पास लाई, तभी दूर से सुरेश की डरावनी चीख सुनाई दी, जो धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इस जंगल से जिंदा निकलना शायद अब नामुमकिन है। हवा और ठंडी हो गई थी और हर तरफ अंधेरा, जैसे हमें निकलने को तैयार था। मैं बस इतना जानता था कि यह आखिरी रात है और इसका खून अब भी बाकी है। उस रात आसमान में चांद कहीं घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में ऐसी नमी और ठंडक थी जैसे कोई अनदेखी ताकत सांस रोककर चारों तरफ फैली हो। कालगढ़ का जंगल उस वक्त अजीब सन्नाटे से भरा था। पत्तों की सरसराहट भी जैसे किसी अदृश्य आदेश से थम गई थी। सुजाता, जिसकी आंखों में डर अब खून की तरह जम चुका था, अपने टूटते कदमों के साथ उस जजर हवेली की ओर बढ़ रही थी, जहां से कई बार उसने दूर से जलते दियों और अजीब मंत्रवार की गूंज सुनी थी। वह जानती थी कि इस आखिरी रात में अगर वह उस हवेली में नहीं पहुंची तो हबशी, जिनकी पकड़ से कभी नहीं बच पाएगी, उसके पीछे वह भयानक कदमों की आहट बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई भारी भरकम जीव धरती को कुचलते हुए धीरे धीरे पास आ रहा हो। हर आहट के साथ उसके कान में वही आवाज गूंज रही थी, आज तेरी आखिरी सांस मेरी होगी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि वह खुद ब खुद खुलने लगे। किवाड़ों से जंग लगे लोहे की चीख जैसी आवाज आई और ठंडी हवा का झोंका भीतर से बाहर आया, जो सड़ी गली लाश की बदबू के साथ उसकी नाक में घुस गया। भीतर प्रवेश करते ही दीवारों पर जलते दो की लौ अचानक हरी पड़ गई और छत से लटकती टूटी झूमर की परछाई में उसे लगा जैसे कोई लटकी हुई लाश झूल रही हो। हवेली के बीचों बीच लाल रंग की एक अभय यज्ञ वेदी बनी थी, जिस पर काले कपड़े में लिपटा हबशी जिन खड़ा था। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसके चारों ओर काले धुएं के भंवर उठ रहे थे। सुजाता का दिल धड़कना भूल गया जब उसने देखा कि यज्ञ वेदी पर बंधी एक स्त्री के हाथ पैर नीले पड़ चुके थे और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं, जैसे उसने मौत को सामने देख लिया हो। जिन्हें अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और हवेली की दीवारों पर उभरे अजीब चिन्ह खून से चमकने लगे। तभी बाहर तेज हवाओं के साथ तूफान का शोर उठा और हवेली के टूटे शीशों से धूल और पत्ते भीतर घुस आए। सुजाता ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसका गला जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी। अचानक जिन ने अपनी नुकीली उंगलियों से हवा में एक गोला बनाया और उसमें आग जैसी लाल लपटें उठी, जिनके बीच उसे अपना चेहरा दिखा, मगर वो चेहरा मृत, सफेद और आंखें खाली। उस दृश्य ने सुजाता के होश उड़ा दिए। तभी हवेली के कोनों से सैकड़ों काले धुएं जैसे हाथ निकले और उसकी ओर बढ़ने लगे। हर हाथ बर्फ जैसा ठंडा, मगर पकड़ में इतना मजबूत कि हड्डियां चरमरा जाएं। सुजाता ने अपनी आखिरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। जिन ने जोर से एक मंत्र चिल्लाया और यज्ञ वेदी पर जलती लौ अचानक आसमान तक उठ गई, जैसे पूरी हवेली को निगल लेना चाहती हो। उसी पल एक इतनी भयानक चीख गूंजी कि हवेली की दीवारों से छूना झड़ने लगा और छत से उड़ते चमगादड़ों का झुंड बाहर निकल भागा। यह चीख सुजाता की थी, उसकी आखिरी चीख जो दूर तक कालगढ़ के जंगल में गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और अगले दिन जब गांव वालों ने अंदर झांकने की कोशिश की तो सिर्फ टूटी हुई यज्ञ थी, जली हुई दीवारें और जमीन पर पड़े गहरे काले निशान थे। और हवा में अब भी वही बदबू तैर रही थी जो मौत की आहट लेकर आई। आखिरकार जब सूरज की पहली किरण कालगढ़ की पहाड़ियों पर पड़ी तो जंगल का सन्नाटा टूट गया। सारी परछाइयां धुएं की तरह गायब हो गईं। अभय और सुरेश जैसे तैसे सिद्धपुर पहुंचे, लेकिन उनकी आंखों में रात की दहशत अब भी जिंदा थी। लोगों ने जब ट्रक देखा तो उसके शीशों पर आज भी खून की सूखी लकीरें जमी थीं और छत पर गहरी खरोंच के निशान थे। कहते हैं आज भी जो कोई उस रास्ते से आधी रात गुजरता है वह वही खटखटाहट, वही फुसफुसाहट और वही सफेद आंखों वाली औरत देखता है। लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि सुबह देख पाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। फिर मिलेंगे
एक और डरावनी कहानी के साथ